इन महानुभावों ने कितनी मदद की है। उस ज़माने में जब लोग 100 किलोमीटर तक जाते थे, हम लोग बहुत लकी है क्योंकि आज के दिन यहाँ पर एक म्यूज़ियम स्टार्ट हुआ है, म्यूज़ियम ऑफ कार्टोलॉजी। और हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज अभी हम आए हैं जॉर्ज एवरेस्ट के लिए। हम थोड़ा सा पीछे छूट गए थे, हमारे साथ के जो और थे वो आगे निकल गए हैं, इसलिए हमें थोड़ा बहुत अभी थकान लगी क्योंकि हम भाग के आए हैं। ये दो भाई लोग अपने यूपी से हैं, इनको अभी पहले जॉर्ज एवरेस्ट जाना है, फिर उसके बाद दलाई हिल जाना है। तो हम अभी, हमारे साथी जो है वो हमसे करीब 600 मीटर आगे हैं। हम पहले आधे रास्ते से चल के आए थे, थोड़ा भाग के आए, और अभी हमें पहले उनको पहुंचाना है क्योंकि वहाँ पे अजय सर भी है। वो हमें आज स्टोरी सुनाने वाले हैं जॉर्ज एवरेस्ट की, और मुझे लगता नहीं है कि उनसे बेहतर कोई सुना पाएगा। जॉर्ज एवरेस्ट, हाँ, जॉर्ज एवरेस्ट। हमारे साधारण बोलचाल में माउंट एवरेस्ट ये सब चीज़ें हैं, बट इट इज़ जॉर्ज एवरेस्ट। हाँ, एवरेस्ट सब सर्वे वालों को बोलते थे कंपास वाला, कंपास। मैं कोई कंपास वाला नहीं हूँ। और फ्रेडरिक यंग उस वक़्त यहाँ पर इंचार्ज थे, मजिस्ट्रेट भी थे। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, अब ब्रैकेट में लिख दिया कंपास वाला। जॉर्ज एवरेस्ट यही रहते थे और लड़ने पहुँच गए फ्रेडरिक यंग से कि आज के बाद जो है आप मुझे कंपास वाला नहीं कहेंगे, आप मुझे कहेंगे तो सर्वेयर जनरल कहेंगे। Otherwise, I won't accept your any letter if compass wala is written over there. यहीं पर एक विशिंग वेल है ना? और सब समझते हैं कि ये विशिंग वेल है, इसमें कुछ डालो सिक्का और आपकी जो विश है वो पूरी होगी। पर वो विशिंग वेल नहीं है, वो मिल्कियत थी पूरी कर्नल विश की, WHISH। अच्छा, हाँ, वो कर्नल विश की संपत्ति थी। और उन्होंने उस जमाने में पहाड़ में कुआं खुदवाया। और वो जो एरिया है वो कई धारों का जल ग्रहण क्षेत्र है और पानी ज़मीन के नीचे बहता है पैलियोलिथिक चैनल्स में। तो उसको उन्होंने समझा और वहाँ उन्होंने कुआं खुदवाया। यहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी। जॉर्ज एवरेस्ट का जब काम चल रहा था तो पानी जो है घोड़ों पे आया करता था, और घोड़ों पे पानी आने के लिए उन्होंने ये सड़क का निर्माण कराया ताकि यहाँ से पानी ठीक से वहाँ पहुँच सके। तो उसका विशिंग से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ कर्नल विश का जो है वो खुदवाया हुआ था, इसलिए उसका नाम विशिंग वेल पड़ गया है ना। पर उसका विश से कोई लेना देना नहीं है। पर दिल से आप कोई भी चीज़ मांगो तो आप नहीं वो मिलेगी नहीं वो मिलेगी नहीं। दिल से किसी चीज़ को मांगो तो आप उस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, तब मिलती है। आप अपने प्रयासों को तो भूल जाते हो, विशिंग वेल को याद रखते हो। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। बच्चों को बिठाओ, आज टी-शर्ट क्या बना के लाते हैं यार, दिन भर आपको ऊपर करनी है। दो लाइन इसी प्रकार से हमने विवेकानंद सर के जिन जिन स्थानों पर विवेकानंद जी ने प्रेरणा प्राप्त की
हिमालय को देखा और अपनी डायरी में उसके बारे में लिखा, वो हमने भी देखा। ज्योग्राफी का क्या मतलब है? भौगोलिक। धरती की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी स्टडी को ज्योग्राफी बोलते हैं। क्योंकि जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान, धरती के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से मिनरल हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, तो जियोलॉजी बोलते हैं। और एक तो ये ऐसी है जिसका नासा सर्वे से है, उसको बोलते हैं जियोडिसी। क्या बोलते हैं? जियोडिसी। जियोडिसी का क्या मतलब है? द स्टडी ऑफ द शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की जो शेप है उसकी स्टडी को जियोडिसी बोलते हैं। हाँ, और पूरा का पूरा सर्वे का सिद्धांत जो है उस जियोडिसी पे आधारित है। ठीक है। 1802 में सर्वे हिंदुस्तान का शुरू हुआ मद्रास से, मेरीना बीच से। आप जब भी किसी ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो उसका जब ऑल्टीट्यूड बताया जाता है तो उसमें ASL लिखा जाता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय ASL? अबव सी लेवल। तो पूरे हिंदुस्तान भर का सी लेवल कहां से लिया गया? कहां से लिया गया? मेरीना बीच से, अरब सागर से। अरब सागर से जो सी लेवल था उसकी गणना की गई और वहां से ये सर्वे शुरू होता है। लेकिन बाद में जब ये एहसास हुआ कि समुद्र में भी ज्वार भाटे आते हैं, सी लेवल भी ऊपर और नीचे होता है, तो बाद में ऊपर और नीचे का मीन लेकर उसको ASL बनाया गया और उसके बाद से सारी गणनाएं की गई। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे 1802 में विलियम लैम्पटन ने शुरू किया। जॉर्ज एवरेस्ट, जिनका जन्म 1790 में ग्रीनविच में हुआ। ग्रीनविच के नाम से कुछ आपको? उनका घर वो वहीं पैदा हुए जहाँ से हम टाइम की गणना शुरू करते हैं। हाँ, 16 साल की उम्र में कंपनी की नौकरी में आ गए और हिंदुस्तान भेज दिए गए विद मिलिट्री ट्रेनिंग। थोड़ी इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग थी और उनको विलियम लैम्पटन के साथ लगा दिया गया। 1823 में विलियम लैम्पटन की डेथ हो गई। उनकी कब्र आज भी हिंगन घाट नासिक के पास है। और उसके बाद से पूरे हिंदुस्तान के सर्वे के इंचार्ज जॉर्ज एवरेस्ट रहे और वो पूरे हिंदुस्तान का ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे माने पूरे हिंदुस्तान को या पूरे सब कॉन्टिनेंट को ट्रायंगल्स के माध्यम से जोड़ देना। ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रायंगल्स के माध्यम से जोड़ देना। और ये दुनिया में पहली बार हिंदुस्तान में हुआ और इट वाज द बिगेस्ट साइंटिफिक एक्सरसाइज इन दोज टाइम्स। हिंदुस्तान जैसे बड़े भूभाग का सर्वे करना, हर नदी का, हर नाले का, हर पहाड़ का, हर पेड़ का, ये सारे सर्वे उन्होंने किए। और 1830 तक आते आते वो देहरादून पहुँचे, मसूरी पहुँचे और ये जगह पर आके वो रहने लगे। 1800 वो जो बात आई राधानाथ सिकदर की, जब वो यहाँ पर आ गए और उन्होंने ये प्रयोगशाला स्थापित कर ली तो उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज कोलकाता को लिखा कि मुझे एक अच्छे सांख्यिकी और गणित के जानकार स्टूडेंट की ज़रूरत है जो मुझे यहाँ पर मेरी गणनाओं का काम कर सके। तो अंग्रेज प्रिंसिपल थे। अंग्रेज प्रिंसिपल ने 18 साल के लड़के राधानाथ सिकदर, उनको रिकमेंड किया और राधानाथ सिकदर ने यहाँ पर आकर जॉर्ज एवरेस्ट के साथ रह के काम किया। उसके बाद जो जॉर्ज एवरेस्ट के बाद के जो सर्वेयर जनरल थे उनके साथ ज़्यादा बड़ा काम किया और
5 चोटियाँ, देवर 5 पीक्स, जिनकी गणना उन्होंने की और एंड्रयू वॉग ने 4 साल तक उन गणनाओं के ऊपर लगातार काम करवाया कि ये घोषणा कर देने से पहले अच्छा है कि हम ये जान लें कि वास्तव में पीक नंबर 15, तब उसका नाम एवरेस्ट नहीं था, पीक नंबर 15 क्या वाकई दुनिया की सबसे ऊंची है। और जब उनको ये पता चल गया एंड इट वाज कंफर्म दैट यही पीक जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची पीक है, तब उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस ज़माने में रेकमेंड किया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब जॉर्ज एवरेस्ट को कहा कि आपके नाम से रखा जाता है, तो जॉर्ज एवरेस्ट बहुत खुश नहीं थे। वो ये कहते थे कि किसी भी पीक का नाम किसी के नाम पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जो उसका स्थानीय नाम है उस पर होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, सागरमाथा नेपाल में बोला जाता है, लेकिन नेपाल में सर्वे करना बैन था उन दिनों। सर्वे पार्टीज वर नॉट अलाउड टू एंटर नेपाल। सो आप नेपाल से जब एंटर ही नहीं कर पाए और वहाँ से सर्वे ही नहीं कर पाए, तो सागरमाथा का नाम रूल आउट हो गया। फिर कहा कि तिब्बती नाम जोड़ो कोई देखो, तो तिब्बती नाम भी आया एक, लेकिन वो पर्टिकुलरली एवरेस्ट का नहीं था। वो जो 5-6 चोटियाँ हैं उनका एक सामूहिक नाम था। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे जॉर्ज एवरेस्ट एक्सेप्टेड दैट द पीक शुड बी नेम्ड आफ्टर हिमसेल्फ। ठीक है, अब आप आराम से पूरी तरीके से इस म्यूजियम को देखिए इंडिपेंडेंटली। ठीक है, चलिए। कहाँ से शुरुआती दौर में ये सर्वे हो रहा था, तो थियोडोलाइट का जो वजन था वो आधा टन था, और आधे टन के वजन को थियोडोलाइट को 4 मंजिल ऊंचे मचान के ऊपर चढ़ाना बहुत मुश्किल काम था। उसके बावजूद वो उसको मचान पे चढ़ाते और दूर जहाँ से उनको सर्वे पॉइंट लेना होता वहाँ पर आग जलाते या लाल झंडा रखते और उसको वहाँ से देखते थियोडोलाइट से, क्योंकि इसमें जो है एक आई पीस लगा है, और जब वो उसको मिलान कर लेते तब उसकी गणना करते। मैंने आपको बताया था कि तबीयत बहुत ख़राब रही, जब कृष्णा गोदावरी के जंगलों में घूमे तो उनके स्वास्थ्य पे भी बहुत असर पड़ा। तो वो 5 साल के लिए वापस छुट्टी लेके इंग्लैंड चले गए। तो इंग्लैंड में वो खाली नहीं बैठे, उन्होंने अपना समय लगाया एक छोटा थियोडोलाइट बनाने में, जिससे कि उनका बाकी का सर्वे का काम आसानी से हो सके। कहा यह जाता है कि उन दिनों उस पूरे समय में हिंदुस्तान में लड़ाइयों में इतने लोग नहीं मरे जितने लोग सर्वे को करते मारे गए, क्योंकि कृष्णा गोदावरी के जंगलों में जहाँ के मच्छरों ने, जहाँ के ऐसे एनवायरनमेंट ने लोगों को बुरी तरीके से बीमार किया और बहुत लोगों ने अपनी जानें दी है। ठीक है, ये तीनों थियोडोलाइट्स हैं और ये टेलीस्कोप है। अब सर्वे की इस्तेमाल होने वाली चेन सर्दियों में और गर्मियों में लोहा कंट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है, उससे इनकी नपत में फ़र्क आता था। तो फिर इन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट करके चेनें बनवाई और लंबे फीते बनवाए, जिसके ऊपर गर्मी और सर्दी का कोई असर नहीं पड़ा। तो ये भी पुराने इक्विपमेंट हैं, पीछे ओके। ये सब सर्वे के इक्विपमेंट हैं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे आगे कभी कोई आप में से, तो आपको सर्वे में ले जाया जाएगा
और इन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। पर अब बहुत आसान हो गया है जब से हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन फिर भी कॉन्ट्यूर्स का लैंड सर्वे आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज भी आपको लैंड सर्वे कॉन्ट्यूर्स के ज़मीन के उतार चढ़ाव के मैनुअली ही करने पड़ते हैं, और उसमें भी अब थियोडोलाइट बहुत हाई पावर के और बहुत छोटे हो गए हैं, तो अब उससे आपको ज़्यादा उठाने में दो लोग एक खंभा लेके और एक थियोडोलाइट लेके चलते रहते हैं और काम करते हैं। आपने सड़क पे अक्सर देखा होगा कि एक लड़का इधर खड़ा है, उसके हाथ में एक दूरबीन जैसी है, और एक और आगे खड़ा है जिसके हाथ में एक डंडा है, तो वो सर्वे है बेसिकली। 2 किताबें हैं जो आपको ज़रूर लेनी चाहिए अगर आप जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं। एक जॉन की किताब है द ग्रेट आर्क, हाँ, और एक है हमारे एक्स सेक्रेटरी रहे हैं धामू बुढ़ा के वंशज जोहार वैली के नैन सिंह रावत। इनकी किताबें आपको ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे आपको हिंदुस्तान में सर्वे में उत्तराखंड के इन महानुभावों ने कितनी मदद की है। उस ज़माने में जब लोग 100 किलोमीटर नहीं जाते थे, इन्होंने पूरा सेंट्रल एशिया, तिब्बत का पठार, ब्रह्मपुत्र का जो है पूरी वैली, जिन लोगों ने अपने पैरों से नाप दी, उसीलिए उनको पंडित की उपाधि दी गई। पंडित माने जो उस ज्ञान को जानते हैं, और ये बहुत बड़ा काम पंडित नैन सिंह ने और लोगों ने, राधानाथ सिकदर के बारे में मैंने आपको बताया ही कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज से जॉर्ज एवरेस्ट जो है वो लेके आए थे। जोहार वैली, नीलम और मिलम ग्लेशियर का नाम सुना है? नीलम और मिलम ग्लेशियर का नाम सुना है? उस घाटी को जोहार वैली बोलते हैं, और वहाँ पर ये दोनों किशन सिंह रावत, नैन सिंह, ये धामू बुढ़ा के वंशज हैं, धामू बुढ़ा के। और इन्होंने बहुत बड़ा काम जो है भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के अपर हिमालयाज, उसमें बहुत बड़ा काम किया। ओक्सस नदी के किनारे तक पहुंच गए ये, और इन्होंने एक साधु का और एक तिब्बतियन मॉन्क का वेश भर के ये ल्हासा तक पहुंच गए। अदरवाइज ल्हासा में फॉरेनर्स का प्रवेश निषेध था। हाँ, ये मैनिक्विन्स हैं, मोम की नहीं होंगी ये और सिंथेटिक मटेरियल की बनाई जाती हैं। जैसे आप देखते हैं ना वो कपड़े की दुकानों में, ये उसी तरीके का है मटेरियल। तो ऐसा लग रहा है मुझे देख रहा, आप ही को देख रहे सर वो। वेरी नाइस दिख रहा है। कौन खींच रहा है फोटो? अरे सब हो जाएगा। ओ भाई ये क्या बात है। चलो लेता हूँ।
हम लोग बहुत लकी है क्योंकि आज के दिन यहाँ पर एक म्यूज़ियम स्टार्ट हुआ है, म्यूज़ियम ऑफ कार्टोलॉजी। और हम उनको देखने के लिए आज के दिन के कुछ ट्रैवलर हैं जिन्होंने हमने अभी दिखा, और हमारे साथ थे अजय सर जिन्होंने हमें स्टोरी सुनाई। मतलब हम लोग बहुत लकी है कि हमें अजय सर का साथ मिला है। जिस तरीके से वो नेचर के बारे में हमें बताते हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में बताते हैं, मतलब उनके साथ रहना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जॉर्ज एवरेस्ट की इस यात्रा को हम यहीं पर एंड करते हैं। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको ऐसी और नई वीडियो के साथ।